अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की एक अनमोल धरोहर हैं। जहां एक ओर अकबर की महानता, न्यायप्रियता और दृढ़ शासन की छवि उभरती है, वहीं बीरबल की चतुराई, विनोदप्रियता और नीतिपूर्ण बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम दिखता है। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल को अकबर ने 3 असंभव कार्य सौंपे थे और बीरबल ने अपनी चतुराई से वह करके दिखाया जिसे कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता था। प्रथम अध्याय, समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। दूरदराज के राज्यों से आए दूत, विद्वान और दरबारी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। उसी समय फारस से आए एक विद्वान ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम आपके दरबार की प्रसिद्धि दूर देशों में सुनते हैं, परंतु क्या आपके दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सके? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। आप अपने प्रश्न पूछिए। विद्वान ने 3 प्रश्न रखे। 1. दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है जो कड़वी भी बन सकती है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह देती है? 3. ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है पर खुद को मूर्ख कहता है? पूरा दरबार हैरान था। ये प्रश्न सामान्य नहीं थे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा। द्वितीय अध्याय, पहले प्रश्न की चुनौती। प्रश्न 1, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है जो कड़वी भी बन सकती है? बीरबल अगले दिन नगर के बाजारों में गए। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, सबसे मीठी चीज क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मीठी चीज तो बचपन की हंसी है। फिर वे एक सैनिक से मिले। उसने कहा, सबसे मीठी चीज विजय होती है। बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे एक मां के पास पहुंचे जो अपने बेटे को डांट रही थी। बीरबल ने पूछा, माता, यह क्यों डांट रही हैं? मां बोली, क्योंकि मैंने जो प्यार से समझाया उसने अनसुना कर दिया। प्यार शब्दों में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए। तभी बीरबल को उत्तर मिल गया। उन्होंने तीसरे दिन दरबार में जाकर कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बोल है। जब वाणी में मिठास होती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर जब यही वाणी कटु हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल। तृतीय अध्याय, दूसरे प्रश्न की रहस्यात्मकता। प्रश्न 2, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह देती है? इस प्रश्न ने बीरबल को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। वह चुपचाप नगर के गलियों में निकल पड़े। उन्होंने एक चित्रकार को देखा जो एक स्त्री का चित्र बना रहा था, आंखों से आंसू बहते हुए, पर होठों पर मुस्कान थी। बीरबल ने पूछा, क्या आप इसे कुछ कहना चाहते हैं? चित्रकार बोला, नहीं, यह चित्र अपने आप सब कह रहा है। बीरबल मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने एक चित्र प्रस्तुत किया। एक किसान अपने खेत की दरारों को देख रहा है, जिसकी आंखों में चिंता थी पर होठों पर उम्मीद थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चित्र ही वह चीज है जो कुछ नहीं बोलता पर सब कुछ कह जाता है। भावना, परिस्थिति, समय और मनोदशा। शब्द सीमित हैं पर चित्र असीम। फारसी विद्वान ने सिर झुका लिया। चतुर्थ अध्याय, तीसरे प्रश्न की गहराई। प्रश्न 3, ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है पर खुद को मूर्ख कहता है? यह प्रश्न सबसे कठिन था। बीरबल ने विचार किया, फिर नगर में निकल पड़े। उन्होंने अनेक संतों, विद्वानों और व्यापारियों से बात की पर उत्तर नहीं मिला। फिर वे एक पुराने आश्रम में पहुंचे। वहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। बीरबल ने पूछा, आप संसार के ज्ञान से अवगत हैं, फिर भी हर किसी से खुद को अज्ञानी कहते हैं।
क्यों? वृद्ध मुस्कराकर बोले, ज्ञान की पहली शर्त है स्वयं को शून्य मानना। जो खुद को सर्वज्ञ माने वह अज्ञान के गर्त में है। बीरबल को उत्तर मिल गया। अगले दिन दरबार में उन्होंने कहा, जहां पनाह, सही उत्तर है सच्चा ज्ञानी। वह सब कुछ जानता है पर नम्रता से खुद को मूर्ख कहता है। उसकी यही विनम्रता उसे सबसे महान बनाती है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। पंचम अध्याय, एक नई परीक्षा। फारसी विद्वान इन उत्तरों से अचंभित थे, परंतु वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल चतुर हैं, पर क्या वह ऐसी परिस्थिति से निकल सकते हैं जिसमें तर्क काम न आए? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, आप परिस्थिति बनाइए, मैं उत्तर दूंगा। विद्वान ने कहा, अगर बीरबल को एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां कोई द्वार न हो, न खिड़की, न रोशनी, तो क्या वह बाहर आ सकते हैं? अकबर ने यह कल्पनात्मक चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में ही एक बंद पालकी में बैठा दिया, जिसे चारों ओर से बंद कर दिया गया। सब देख रहे थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। षष्ठ अध्याय, बीरबल की चतुराई। बीरबल ने भीतर से कहा, जिसने मुझे इस बंदीगृह में डाला है वही बाहर भी है, और अगर यह दुनिया एक कल्पना है तो मैं कल्पना से बाहर जा सकता हूं। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि पालकी का ऊपर का भाग खोला जाए। बीरबल बाहर निकले और बोले, जहां पनाह, कोई भी कैद, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, तब तक होती है जब तक हम उसे स्वीकार करें। जैसे ही हम उसका तर्क खोज लेते हैं, वह कैद टूट जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सप्तम अध्याय, अंत और संदेश। अकबर ने फारसी विद्वान को सम्मानपूर्वक विदा किया और बीरबल को कहा, तुम्हारे पास केवल उत्तर नहीं, दर्शन है। तुम केवल चतुर नहीं, ज्ञानी हो। तुम्हारा स्थान इस दरबार में कोई नहीं ले सकता। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, मेरे उत्तरों की जड़ आपके विश्वास में है। जब राजा ज्ञान का सम्मान करता है तभी राज्य समृद्ध होता है। इस घटना के बाद बीरबल का नाम सिर्फ दरबार ही नहीं, दूर दूर के देशों में भी प्रसिद्ध हो गया। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं कैसी भी हों, चाहे तर्क से जुड़ी हो या जीवन के दर्शन से, अगर सोच सही हो तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी समझदारी, धैर्य और विनम्रता, जो उन्हें सिर्फ एक चतुर दरबारी नहीं बल्कि एक सच्चे विचारक बनाती है। शब्द संख्या लगभग 2900। अगर आप चाहें तो इस कहानी को जारी रखते हुए अगली कड़ी भी लिखी जा सकती है, जहां बीरबल किसी अन्य राजदरबार या देश में जाकर फिर से अपनी चतुराई का लोहा मनवाते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में विशेष स्थान रखते हैं। इन किस्सों में केवल चतुराई या हंसी ठिठोली नहीं होती, बल्कि गहरे नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं। यह कहानी एक ऐसे प्रसंग की है जब बीरबल को न्याय की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा और उन्होंने ऐसे निर्णय दिए कि शत्रु भी उनके न्याय के कायल हो गए। प्रथम अध्याय, एक रहस्यमयी मामला। एक दिन अकबर का दरबार सज रहा था। दूर दूर से लोग अपने अपने राज्य के मामले लेकर आ रहे थे। तभी दक्षिण दिशा से आए दो व्यापारी दरबार में हाजिर हुए। दोनों दिखने में संपन्न और विद्वान थे, पर दोनों के चेहरे पर क्रोध और उदासी के भाव थे। उन्होंने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, हम दोनों एक बहुत ही गंभीर विवाद लेकर आपके न्यायालय में आए हैं। हमारे लिए न्याय का निर्णय जीवन मरण से भी बड़ा है।
अकबर ने उन्हें शांत होने का संकेत दिया और पूछा, मामला क्या है? एक व्यापारी जिसका नाम था सेठ रामनिवास बोला, मैंने अपने जीवन की सारी कमाई से एक दुर्लभ हीरा खरीदा है। वह हीरा मैंने सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र हरिनाथ के पास रखा था, क्योंकि मैं व्यापार के लिए यात्रा पर था। जब मैं लौटा तो उसने इनकार कर दिया कि मैंने कोई हीरा उसे सौंपा था। दूसरा व्यापारी हरिनाथ बोला, यह झूठ बोल रहा है जहांपना। इसने मुझे कभी कोई हीरा नहीं सौंपा। यह मेरे नाम को कलंकित कर रहा है। अकबर इस पेचीदा मामले को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की डोर भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बांधी जाती है। मुझे 3 दिन का समय दें। द्वितीय अध्याय, बीरबल की जांच प्रारंभ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बातचीत के लिए बुलाया। सबसे पहले उन्होंने रामनिवास से सवाल किया, तुमने हीरा कब और कहां खरीदा था? रामनिवास बोला, 2 महीने पहले काशी से। यह दुर्लभ हीरा था, जिसकी कीमत 5 लाख सोने की मुद्राओं के बराबर है। मैंने उसे लाल कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी संदूक में बंद करके हरिनाथ को सौंपा था। बीरबल ने पूछा, क्या कोई गवाह था? रामनिवास ने सिर झुका लिया, नहीं, मैं अकेला ही था। बीरबल फिर हरिनाथ के पास पहुंचे और पूछा, तुम्हारे घर में उस रात और कौन था? हरिनाथ बोला, केवल मेरा नौकर गणेश। वह बरसों से मेरे साथ है और पूरी तरह वफादार है। बीरबल ने उस नौकर को बुलाया, लेकिन वह बीमार बताकर पेश नहीं किया गया। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने दरबार से लौटते समय हरिनाथ के घर की निगरानी के आदेश दे दिए। तृतीय अध्याय, गणेश की गवाही। दूसरे दिन रात्रि में बीरबल वेश बदलकर हरिनाथ के घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चुपचाप पिछवाड़े से निकल रहा है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। वह व्यक्ति वही नौकर गणेश था। गणेश को गुप्त कक्ष में लाकर बीरबल ने पूछा, सच बोलो, हीरे की सच्चाई क्या है? गणेश कांपते हुए बोला, हुजूर, हीरा सचमुच आया था। मैंने खुद उस संदूक को भीतर रखा था। लेकिन कुछ दिन बाद मालिक ने वह हीरा किसी राजसी जौहरी को बेच दिया और मुझसे कहा कि किसी से इसका जिक्र न करना। बीरबल को अब सच्चाई मिल चुकी थी। चतुर्थ अध्याय, न्याय की लीला। तीसरे दिन बीरबल ने पूरे दरबार को एकत्र करने का आदेश दिया। सभी दरबारी, व्यापारी और आमजन उपस्थित थे। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, मैं इस विवाद का निर्णय अब कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक विचित्र उपाय का सहारा लूंगा। दोनों व्यापारियों को मेरे साथ शहर के बाहर वाले खेतों में चलना होगा। सब हैरान थे कि न्याय के लिए खेतों में क्यों? बीरबल, अकबर और दोनों व्यापारी शहर से बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बांस का छोटा झोपड़ा बनवाया और कहा, इस झोपड़े में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। जो सच्चा है वह इस झोपड़े में प्रवेश करेगा और हीरे की शपथ लेकर बाहर आएगा। यदि वह झूठा हुआ तो अग्नि उसे दंड देगी। हरिनाथ चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रामनिवास आगे बढ़ा और निर्भयता से झोपड़ी में गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने यह हीरा सच में सौंपा था। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ईश्वर मुझे दंड दें। रामनिवास बाहर आया। फिर बीरबल ने हरिनाथ को भीतर जाने को कहा। हरिनाथ के पैर कांपने लगे। वह बोला, मैं यह मूर्खतापूर्ण शपथ नहीं लूंगा। बीरबल मुझसे द्वेष करता है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिसे आग से डर लगे वह अक्सर दिल में कुछ छिपाए रखता है। गणेश को दरबार में पेश किया गया और उसने सबके सामने वही गवाही दी जो बीरबल को दी थी। अकबर ने आदेश दिया, हरिनाथ के सारे व्यापारिक संपत्ति को जब्त किया जाए और उसे राज्य से निष्कासित किया जाए। पंचम अध्याय, बीरबल की प्रशंसा और एक नई चुनौती। अकबर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारा न्याय केवल तर्क नहीं, भावना भी समेटे हुए होता है। लेकिन तभी दक्षिण से एक और राज्य के दूत ने दरबार में आकर कहा, महाराज अकबर, हमारे राजा बीरबल ने कहा है कि अगर आपके बीरबल सच में सबसे चतुर हैं तो उन्हें निमंत्रण भेजा जाए कि वे हमारे राज्य की त्रिपरीक्षा में भाग लें। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल तुम्हारे राजा की परीक्षा में सफल होकर ही लौटेंगे। षष्ठ अध्याय, त्रिपरीक्षा का प्रारंभ। बीरबल दक्षिण के उस राज्य में पहुंचे। वहां 3 विचित्र परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। एक, झूठे आदमी को सच साबित करना। बीरबल से कहा गया, एक आदमी खुद को राजा का बेटा बताता है जबकि वह सिर्फ एक भिखारी है। तुम उसे यह साबित करो कि वह सच बोल रहा है। बीरबल ने भिखारी को दरबार में खड़ा किया और जोर से बोले, आपका स्वागत है राजकुमार। आपके पिता ने पत्र भेजा है कि आप गुप्त रूप से अपनी प्रजा की परीक्षा ले रहे हैं। भिखारी हक्का बक्का रह गया, लेकिन डर से उसने सिर हिला दिया। बीरबल ने राजा से कहा, देखिए, अब यह खुद स्वीकार कर रहा है कि वह झूठ बोल रहा था क्योंकि वह इस स्वांग को निभा नहीं पाया। राजा हंस पड़े और बोले, चमत्कार। 2, बिना बोले विवाद सुलझाना। 2 सैनिकों में झगड़ा था, पर कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता। बीरबल ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे की तलवारें लो और सामने वाले की तरह व्यवहार करो। सैनिकों ने वैसा किया और तब उन्हें सामने वाले के दृष्टिकोण का अनुभव हुआ। विवाद समाप्त हो गया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे सोचा? बीरबल ने कहा, कभी कभी दूसरों की भूमिका निभाने से ही समझ आता है कि वे क्यों ऐसा करते हैं। 3, ज्ञान और विनम्रता का परीक्षण। अंत में बीरबल को 100 पंडितों के बीच बैठाकर तर्क वितर्क करना था, लेकिन शर्त थी कि वे केवल मौन रहकर उत्तर दें। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर एक कागज पर लिखा, विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सभी पंडित सिर झुका गए। राजा बीरबल ने घोषणा की, बीरबल केवल अकबर के दरबार की शान नहीं, भारतवर्ष की बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। सप्तम अध्याय, लौटकर सम्मान। बीरबल जब लौटे तो अकबर ने उन्हें दरबार में गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल हमारे राज्य बल्कि हमारे गौरव की रक्षा की। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल हंसी मजाक की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें गहराई, न्याय, नैतिकता और मानवीय समझ की मिसाल छिपी होती है। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी आम आदमी के लिए न्याय दिलाना। यह कहानी भी एक साधारण किसान के जीवन से जुड़ी है, जिसमें बीरबल ने ऐसा न्याय किया जो आज भी लोगों की ज़बान पर है। पहला दृश्य, दरबार में किसान की गुहार। एक दिन सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति, विद्वान और बीरबल अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी पहरेदार ने आकर कहा, जहां पनाह, एक साधारण किसान दरबार में अर्जी लेकर आया है। अकबर ने अनुमति दी। एक दुबला-पतला पर दृढ़ नज़रों वाला किसान भीतर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं गांव धौलपुर का किसान रामू हूं। मेरी एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं मेहनत करके अपना पेट पालता हूं।
लेकिन मेरा पड़ोसी ठाकुर विक्रम सिंह उस जमीन को हड़पना चाहता है। वह कहता है कि वह जमीन उसकी है। मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, इसलिए मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज हैं? रामू बोला, मेरे पास पुश्तैनी कागज थे, लेकिन पिछले साल बारिश में वह भीगकर नष्ट हो गए। पर मेरा गांव इस बात का साक्षी है कि वह जमीन हमारे ही पूर्वजों की थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस किसान को न्याय दिला सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं सच्चाई जमीन से ही पूछूंगा। दूसरा दृश्य गांव की ओर रवाना। बीरबल सादे वस्त्रों में गांव धौलपुर पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि एक यात्री के रूप में गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने किसानों से बात की, बच्चों के साथ खेला और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीत लिया। अंत में उन्होंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, बाबा, इस गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार किसान कौन है? बुजुर्ग बोले, रामू जैसा कोई नहीं। भले आदमी का बेटा है, दिन रात खेत में मेहनत करता है। लेकिन वो ठाकुर विक्रम सिंह बड़ा जालिम है। जमींदार होने के नाते वह दबाव बनाकर उसकी जमीन हड़पना चाहता है। बीरबल को अब चित्र साफ होने लगा। तीसरा दृश्य, जमीन की गवाही। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि गांव के मंदिर के पास सभी लोग एकत्र हों। उन्होंने खुद को अकबर का मंत्री बताते हुए कहा, मैं खुद निर्णय लूंगा कि यह जमीन किसकी है। लेकिन यह निर्णय जमीन ही देगी। सब लोग चकित थे। बीरबल ने उस विवादित खेत में जाकर वहां एक लाल रेशमी कपड़ा बिछवाया और खेत के बीच में एक दीपक रखवाया। फिर बोले, इस जमीन के दोनों दावेदार रामू और ठाकुर विक्रम सिंह आज रात इस दीपक की रक्षा करेंगे। जो सच्चा होगा, जमीन उसी की होगी। दोनों तैयार हो गए। चौथा दृश्य, रात का रहस्य। रात को बीरबल पास के ही एक वृक्ष के पीछे छिपकर देख रहे थे। रामू बैठा रहा दीपक के पास। वह प्रहरियों की तरह सजग था। दूसरी ओर ठाकुर चुपचाप उठा और खेत की मिट्टी खुदाई करने लगा। उसे लगा कि बीरबल कहीं नहीं है, तो वह आधी रात को जमीन को खोदकर कोई निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। तभी बीरबल सामने आ गए और बोले, ठाकुर साहब, जमीन ने बोल दिया कि वह रामू की है। ठाकुर चौंक गया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पांचवा दृश्य, दरबार में न्याय। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सब बयान किया। जहांपनाह, जमीन का मालिक वही हो सकता है जो उसकी रक्षा करता है, न कि जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। रामू ने दीपक की लौ जलाए रखी, जबकि ठाकुर ने जमीन खोदकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठाकुर विक्रम सिंह पर जुर्माना लगाया जाए और रामू को उसकी जमीन वापस दी जाए। साथ ही राज्य से क्षमा याचना स्वरूप एक बैलजोड़ी और 20 प्रदान किया जाए। रामू की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, बीरबल जैसा न्याय आज तक किसी ने नहीं किया। आप दोनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। छठा दृश्य, अकबर का प्रश्न। उस शाम को दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि जमीन की सच्चाई खुद जमीन ही बताएगी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जब इंसानों के शब्द असत्य हो जाएं, तो प्रकृति से सच्चाई पूछनी चाहिए। जमीन केवल उस इंसान को पहचानती है जो उसे संजोता है, सींचता है और उसकी रक्षा करता है। जिसने रात भर दीपक की रक्षा की, वही उसका असली स्वामी है।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय केवल तर्क से नहीं, भावना और नैतिकता से भी चलता है। यही तुम्हें सबसे महान बनाता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं, बल्कि मानवता, विवेक और संवेदनशील दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चा न्याय वही होता है जिसमें सत्ता से नहीं, बल्कि सच्चाई से निर्णय लिया जाए। शब्द संख्या 1600। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी की अगली कड़ी, रामू और बीरबल की अगली मुलाकात भी लिख सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का ऐसा खजाना है जिसमें चतुराई, नैतिकता, हास्य और ज्ञान का अद्भुत संगम मिलता है। बीरबल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हर समस्या का हल सरल, व्यावहारिक और न्यायपूर्ण ढंग से निकालते थे। आज की यह कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसमें एक बाघ की चुप्पी, एक गूंगे माली की मुस्कान और बीरबल की चतुराई ने मिलकर पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। प्रथम दृश्य, बाघ की चुप्पी। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारी अमीरों के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए आगरा के बाहर स्थित अपने शाही बाग में पहुंचे। यह बाग बहुत सुंदर था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के फलों के वृक्ष और मधुर स्वर में गाते पक्षी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बाग में न कोई पक्षी गा रहा था, न फूलों की खुशबू महसूस हो रही थी। हर पौधा मुरझाया हुआ, घास सूखी हुई और वातावरण बेजान सा लग रहा था। अकबर ने झुंझलाकर पूछा, यह बाग अचानक इतना वीरान क्यों लग रहा है? माली को बुलाया गया। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, परंतु गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था, केवल इशारों से बातें करता था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और माफी मांगने के अंदाज में जमीन पर बैठ गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, क्या यही सेवा है तुम्हारी? हम तुम्हें इस बाग की देखभाल के लिए वेतन देते हैं और यहाँ तो मानो मृत्यु का साया हो। माली रोने लगा, पर कुछ बोल नहीं सका। अकबर ने आदेश दिया, इस माली को कारागार में डाल दो और इस रहस्य का पता लगाया जाए कि बाघ की यह दशा क्यों हुई। द्वितीय दृश्य, बीरबल की एंट्री। अगले दिन दरबार में बीरबल हाजिर हुए। उन्होंने बाघ की घटना सुनी और कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस रहस्य की जांच करना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल शाही बाग की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मिट्टी सूखी थी, लेकिन हाल ही में उसमें कुछ खुदाई हुई थी। बाग के एक कोने में एक बड़ा सा गड्ढा भरा गया था और आसपास की घास अन्य जगहों से भी अधिक सूखी थी। उन्होंने वहीं के एक बूढ़े माली से पूछा, यह गड्ढा कब खोदा गया था? बूढ़ा बोला, करीब 1 सप्ताह पहले, पर हमें नहीं पता कि क्यों। गूंगा माली किसी को बताता भी नहीं। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से उस गड्ढे को खुदवाया। तृतीय दृश्य, गड्ढे से निकला खजाना। गड्ढे की खुदाई शुरू हुई और थोड़ी ही देर में उसमें से एक लोहे का संदूक निकला। संदूक को खोलने पर सब चौंक गए। उसमें थे सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक पुराना दस्तावेज। बीरबल ने दस्तावेज को पढ़ा। वह पुराने जमाने का राजसी लेख था जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति इस बाग की रक्षा करेगा, यह खजाना उसकी धरोहर होगा। पर यदि कोई छल, धोखा या लालच करेगा तो उसका सर्वनाश तय है। बीरबल ने उसी वक्त उस गूंगे माली को कारागार से निकलवाया और उसके सामने वह संदूक रखा। माली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथों के इशारों से समझाया कि उसने यह खजाना एक पुराने वृक्ष की जड़ों में दबा हुआ पाया था, पर डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाया।
वह सोचता था कि अगर किसी लालची के हाथ यह लग गया तो बाग का विनाश हो जाएगा। चतुर्थ दृश्य, बीरबल का न्याय। बीरबल ने माली को दरबार में लाकर पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने पूछा, क्या हम यह खजाना शाही खजाने में जोड़ दें? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यह खजाना उस बाग का है और बाग उस माली का परिवार वर्षों से देखता आया है। यह उनका अधिकार है। लेकिन चूंकि उन्होंने इसे राज्य की संपत्ति समझा और अपने पास नहीं रखा, इसलिए इनकी ईमानदारी को सलाम करना चाहिए। अकबर ने कहा, तो इसका न्याय क्या हो बीरबल? बीरबल बोले, यह खजाना आधा राज्य को दिया जाए और आधा माली को। साथ ही माली को बोलने में असमर्थ होने पर भी उसके धैर्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए सच्चा सेवक की उपाधि दी जाए। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि बाग को पुनः सुसज्जित किया जाए और माली को राज्य का राजसी माली घोषित किया जाए, साथ ही उसे आजीवन सम्मानित वेतन दिया जाए। पांचवा दृश्य, अकबर का प्रश्न। उस रात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि बाग का रहस्य उस माली की चुप्पी में छिपा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, पेड़ पौधे शब्दों से नहीं, देखभाल और सच्चाई से फलते फूलते हैं। जब मैंने देखा कि बाग की स्थिति केवल एक स्थान से शुरू होकर चारों ओर फैली है और वह स्थान हाल ही में खुदा गया था, तो समझ गया कि माली ने कुछ छिपाया है। लेकिन जब मैंने देखा कि वह माली इसे बेचने या लूटने की कोशिश नहीं कर रहा, तब मुझे यकीन हो गया कि वह गलत नहीं बल्कि डरा हुआ है। उसकी चुप्पी दरअसल उसकी सच्चाई थी। छठा दृश्य, एक नई सीख। कुछ सप्ताह बाद शाही बाग फिर से हरा भरा हो गया। फूलों की महक, फलों की मिठास और पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। लोग उस बाग को अब गूंगे माली का बाग कहने लगे, जो सच्चाई, निष्ठा और संयम का प्रतीक बन गया। बीरबल ने एक शिलालेख लगवाया, जब शब्द मौन हो जाए तो कर्म बोलते हैं, और जब कर्म सच्चे हों तो सत्य स्वयं सामने आता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को केवल उसकी वाणी से नहीं, बल्कि उसके कर्म, नियत और आत्मा से भी परखा जाना चाहिए। बीरबल ने हमें बताया कि न्याय केवल बोलने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि सुनने, समझने और परखने की दृष्टि भी उतनी ही आवश्यक है। बीरबल ने अपने न्याय से यह सिद्ध किया कि हर चुप्पी में एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चतुर होना चाहिए। शब्द संख्या 1800। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी की अगली कड़ी, बीरबल और बाग की दूसरी गुत्थी भी लिख सकता हूं, जिसमें उसी बाग में एक नया